नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। देश और दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 के आंकड़े को छूने जा रही है। हरियाणा में भी यह आंकड़ा बढ़ते हुए 260 हो गया है। 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। देश और दुनिया में कोरोना की हाहाकार से बड़े बड़े देश अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देश इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। देश की बात की जाए तो यहां भी स्थिति कमोवेश वैसी ही बनी हुई है और सरकार इससे निपटने के तमाम दावे भी कर रही है, निपट भी रहे हैं। बाकी देशों की तुलना में हमारी स्थिति औरों से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ते हुए 20,000 के आंकड़े को छूने जा रहा है। हरियाणा में यह आंकड़ा 260 पहुंच गया है। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी बातें आपसे करनी है और कोरोना को लेकर चूंकि जिस तरीके से देश, दुनिया और हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है, 260 का यहां आंकड़ा पहुंच गया है। तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस वक्त आपके पास है हरियाणा सरकार में। आप सूबे के डिप्टी सीएम हैं। आपके पास एक तरीके से राजस्व जुटाने से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट और लोगों तक खाना पहुंचे, साथ ही उद्योग धंधों को भी संभालना, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास हैं। कोरोना के संक्रमण काल में किस तरीके से आप इन तमाम जिम्मेदारियों को हैंडल कर रहे हैं? अनूप, सबसे पहले तो ये देखने की चीज है कि हम 260 के आंकड़े पर पहुंचे हैं, मगर सबसे ज्यादा रिकवरी अगर पूरे देश में किसी एक प्रांत में हुई तो हमारे डॉक्टर्स की मेहरबानी से हरियाणा प्रदेश में हुई है। ठीक है। और अधिकतम जो सबसे पहला लॉट हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट का आया था 14, वो इटालियंस थे जो कि सीधे एयरपोर्ट से हमारे पास लाए गए थे। हमारी मेडिकल टीम्स ने बेहद अच्छा काम किया है। आज भी 5 नए केसेस आए हैं और 2 ही जिलों के अंदर आए, मगर एक चीज देखने की बात है कि हरियाणा प्रदेश के 8 जिलों को हमने कोरोना नेगेटिव कर दिखाया है और हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा को कोरोना नेगेटिव राज्य बनाएं। उसके लिए देश प्रशासन की ओर से तमाम सरकारी मशीनरी तो आज मैदान में है, और हमारा यही प्रयास है कि लोगों के सहयोग के साथ जहां फसल हमारे सामने खड़ी है उसकी प्रोक्योरमेंट आज तीसरे दिन में आई है। उसके साथ साथ एसेंशियल कमोडिटीज के साथ साथ नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की इंडस्ट्री को भी फेस्ड मैनर में खोलना, बैक टू लाइफ रूटीन लाइफ को लेकर आना, हमारा ये टारगेट है। इन तमाम चैलेंजेस को हमने अपनाया है और हम उम्मीद रखते हैं कि हम कामयाब होंगे। हरियाणा को टू नॉर्मल रूटीन लाकर ही हम आगे लेकर जाने का काम। लेकिन चूंकि दुष्यंत जी, हरियाणा में डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक अहम जिम्मा हो जाता है। ऐसे में कोरोना की संक्रमण काल में चीजें सामान्य तरीके से संचालित हों, सामान्य तौर पर, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए अनूप, हमारा एक कॉल सेंटर हमने एस्टैब्लिश किया था दूसरे दिन ही, और उसके अंदर एवरेजली 8-8, 9-9 हजार कॉल दिन की आ रही थी। हमने 8 HCS, HPS लेवल के अधिकारी वहां पर बिठाए थे जो तमाम कॉल्स को मॉनिटर भी कर रहे थे, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस भी कर रहे थे। 97% तक जितनी इनकमिंग्स थी उनकी इंक्वायरीज को हमने निपटाने का काम किया। और पिछले 1 सप्ताह के अंदर वो 8,000, 9,000 से कम होकर 5,000 पे आया है। जहां पहले हेल्थ की लोगों को जानकारी नहीं मिलती थी, एक घबराहट थी कि खांसी जुकाम हो गया तो लोग सोचते थे कोरोना हो गया। हमने 400 से अधिक रोडवेज की बसों में हमारे मेडिकल टीम्स को बिठाकर गांव-गांव तक मेडिकल व्यवस्था पहुंचे, मोबाइल डिस्पेंसरीज की शुरुआत करी। अच्छा। प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर को हमने 1-1 करोड़ रुपया भिजवाया कि कोई भी हरियाणा का नागरिक या फिर कोई भी ऐसा लेबर जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा था, जो हमारे शेल्टर होम में था, वो भूखा ना रहे। मगर आपके साथ साझा करते हुए खुशी होती है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर को पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। आज के दिन भी समाज सेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर जो आप और मैं सोच सकते उससे ज्यादा योगदान देने का काम किया। अच्छा। चाहे वो ड्राई राशन की बात हो, चाहे खाना बनाकर लंगर के तौर पर पैक कर भिजवाने की बात हो, इवन शेल्टर होम्स छोड़ी, जो पुलिस वाले नाके पे खड़े थे, लोग जाकर उनको भी खाना देकर आते थे। और मैं मानता हूं ये जो यूनिटी सामने आई है, सबने मिलकर जो एक प्रयास किया, ये अपने आप में एक अद्भुत एग्जाम्पल है कि इस डिजास्टर सिचुएशन में जहां दुनिया रुक चुकी है, हरियाणा ने, देश ने बड़ी मजबूती के साथ इससे लड़ाई लड़ी है।
मैं अभी अमेरिका का आंकड़ा देख रहा था, 2400 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई। 4 दिन पहले 4000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी थी। हिंदुस्तान की हम बात करें तो हम तो आज 30-35 डेथ के रेशो पर है। मगर हरियाणा की जब मैं बात करता हूं, आज हमारे लगभग 119 के आसपास पेशेंट्स अभी भी एडमिटेड हैं जो पॉजिटिव हैं। कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको आज वेंटिलेटर सपोर्ट पे हमें रखना पड़े। जो हमारी इंडस्ट्री है उसको भी हमने फेज्ड मैनर में खोला है। लगभग 13,000 के आसपास लेबर आज सुबह तक बैक टू अपने रेगुलर रूटीन में आई है, जिसके अंदर छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में हमने जो असेंशियल के साथ साथ नॉन असेंशियल भी थी जी का रूटीन शुरू हो। सोशल डिस्टेंसिंग एक अहम चीज है, सैनिटाइजेशन एक अहम चीज है, मगर हमें प्रतिदिन को शुरुआत में लेकर आना है और इसलिए उनको परमिट किया है कि वो बैक टू नॉर्मल लाइफ आए। लेबर को बारी बारी रिक्वेस्ट किया गया है जो शेल्टर होम्स में स्टेटेड है कि वो अपने पुराने वर्क प्लेस की ओर जाने लगे। अगर हरियाणा के कोई लेबर थी जो उस समय डिस्ट्रेस कर मूवमेंट कर रही थी, हमने उनसे आग्रह किया कि विद इन स्टेट अगर कोई मूवमेंट चाहता है तो हम उनके परमिट्स बना देंगे कि वो अपनी वर्क लाइफ में दोबारा रूटीन में आने का काम करें। ईंट भट्टों पर 3.25 लाख के आसपास लेबर, आप सोच सकते हैं कि हमारे ईंट भट्टों पर थी। हमने उनको किया है कि अपने DFSC परमिशन लेकर ईंट भट्टों को दोबारा चलाएं कि जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो, जैसे जैसे रिलैक्सेशन मिलेगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को हमने ऑलरेडी इन सेटू शुरू कर दिया है। वैसे वैसे एसेंशियल है, अगर ईंटें नहीं होगी तो आगे मकान नहीं बनेंगे, बिल्डिंगे नहीं बनेंगी। बिल्कुल। तो इन चीजों को रूटीन में लेकर आ रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के आम जन की जिंदगी जो 1-1.25 महीने के इस लॉकडाउन में रुकी है उसको हम ट्रैक पर वापस ला। ठीक है दुष्यंत जी, चूंकि ये भी बात सही है कि देश में अगर इतने ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं और हम 20,000 के आंकड़े तक अगर दुर्भाग्यवश पहुंच रहे हैं तो एक बड़ी वजह यह भी है कि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन चीन से आई जो कोरोना की टेस्टिंग किट है वो तो एक तरीके से फेल हो गई है, उस पर तो प्रतिबंध लग गया है। हरियाणा सरकार गुरुग्राम में साउथ कोरिया की एक कंपनी को टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति दी है, तो ये किस तरीके की टेस्टिंग किट होगी और क्या इसकी संख्या है? देखिए, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी इनकी एम्बेसी द्वारा कि हमारी कंपनी अप्रूव्ड है ICMR द्वारा, वो टेस्टिंग किट्स बनाएंगी। उसकी खुद की एक फैक्ट्री हमारे गुरुग्राम में थी और हमने उसको परमिट किया है। मगर वो टेस्टिंग भी लैब से किट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। ICMR अगर उसको अप्रूव करता है उसी के बाद उसको मार्केट में लाने की परमिशन दी जाएगी। एक बड़ा सवाल भूखे लोगों को खाना पहुंचाने की एक चुनौती डे 1 से रही है, जब अचानक से देश में जरूरत महसूस हुई कि नहीं, पहले जनता कर्फ्यू और उसके बाद देश में लॉकडाउन और उसके बाद फिर लॉकडाउन को बढ़ाया गया। ये बात सही है कि फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट राशन वितरित कर रहा है, लेकिन फिर भी जो रिलीफ कैंप में लोगों को खाना पका हुआ दिया जा रहा है, मजदूर थोड़ी सी परेशानी वहां पर महसूस कर रहे हैं उन रिलीफ कैंपों में जो लोग रह रहे हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हालांकि ये बहुत ही आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि आज एक कठिन परिस्थिति है और इस स्थिति में हमें सारे चैलेंजेस को देखते हुए अपने दिन प्रतिदिन की जरूरियात को आगे लेकर चलना है। लोग तो अपना सामान उठाकर और 400, 600 किलोमीटर पैदल चल रही है, उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसके खाने की व्यवस्था हो, कई शेल्टर होम्स में तो समाज सेवी संस्थाओं ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टेलीविजन तक लगवाए कि अगर इस 3 तारीख तक किसी को रोकना पड़ता है तो वहां पर वो डिस्ट्रेस फील ना करे। ने तो बारी बारी आग्रह किया है कि अपने वर्क प्लेस की ओर आप वापस जाने का मन बनाइए कि वहां ये सारी चीजें बैक टू रूटीन आ जाए, आपकी लाइफ बैक टू नॉर्मल आ जाए। मगर जो मैं समझ पाया हूं पिछले 1 महीने में कि इट वॉज नॉट अ इकोनॉमिक क्राइसिस। हम कह दे लेबर के पास पैसा खत्म हो गया, वो वापिस चलेगी। इंडस्ट्री ने पूरी सैलरीज पिछले महीने की देने का काम किया, मगर इट वॉज इमोशनल क्राइसिस। घर की याद आ रही है, माँ बाप का ख्याल रखना है और इसी कारण बिल्कुल बड़ी मात्रा मजदूरों का पलायन हमें देखने को मिला। मगर वो हमारी धरोहर है। अगर सारे लेबरर्स वापिस चले जाते हैं तो अनूप आप ये मानिए बैक टू लाइफ अगर इंडस्ट्री को लाना पड़ेगा तो अपना चैलेंज हमारे सामने आएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ एक एक उस व्यक्ति का जो इस क्राइसिस में अपने जगह पर रुका रहा
क्योंकि वो जानता है कि इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा करना बहुत जरूरी है। आज दुनिया रुक चुकी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत जिसने अपने आप को रिवाइव करा है। हाँ। और रिवाइवल के कारण उस कंट्री में किस तरीके से इसका प्रकोप बढ़ा, उसका जीता जागता एग्जाम्पल इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हम काफ़ी अच्छी लड़ाई कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल दुष्यंत जी, चूंकि गांव गरीब और किसानों की चिंता सरकार कर रही है, इसका दावा सरकार ने किया है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि आढ़तियों की हड़ताल मंडियों में, वो ऑनलाइन खरीद करने से इनकार कर रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है। बीच का रास्ता क्या है, सरकार क्या कर रही है, कैसे इसका समाधान होगा? ये चर्चा सबसे हुई है, उनकी 2-3 ग्रीवेंस थी आढ़ती भाइयों की, उनको सरकार ने समझा है, उसके ऊपर एक्शन लिए हैं। हमने उनको इतना तक परमिट कर दिया कि आपके साथ अटैच्ड किसान की लिस्ट मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज को आप प्रोवाइड करिए। जिस किसान की आप कहेंगे फसल पक चुकी है, उसको 60-40 रेशियो रजिस्टर्ड विद आड़ती जो किसान है या नॉट रजिस्टर्ड विद आड़ती जो किसान है, जो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पंजाब की मार्केट कमेटी के एक सदस्य को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा रिस्क फैक्टर सामने आता है जब किसान गांव में अपने आप को लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग में रखता है और वो दूसरी जगह जाता है। इसलिए हरियाणा सरकार ने अपनी मंडियां जो 477 थी उनको 3 गुना किया। और हमारा ये प्रयास है कि जैसे ही आए फोरम का अप्रूवल आता है, जैसे ही आड़ती फसल गोदाम में पहुंचाता है, उसके 48 घंटे में पैसा आड़ती के खाते में हम ट्रांसफर करेंगे। वो उसका किसान का कोई लेना देना है, वो उसके साथ कागजी तौर पर सेटल कर सकता है और बचा पैसा 3 दिन के अंदर अंदर किसान के खाते में डालने का काम आड़ती भाई करे। हमने यही आग्रह किया है कि थोड़ी दुविधा दिक्कतें आएंगी, मगर ये क्राइसिस सिचुएशन है, हमें सबको मिलकर चलना है। मैं अगर आपको बात, आज रेवेन्यू के सोर्सेज गवर्नमेंट के 5 थे। एक आपकी रोडवेज की टिकटें थी, एक आपकी रजिस्ट्रियां थी रेवेन्यू पार्ट में, एक आपके चलान्स थे, एक आपका एक्साइज डिपार्टमेंट था। आज प्रत्येक आपका रेवेन्यू सोर्स बंद पड़ा है लॉकडाउन में। उसके बावजूद भी सरकार प्रयास कर रही है। हमने 22,000 करोड़ रुपया किसान के, जो उसकी नेक कमाई, उसकी गेहूं का कणक का, वो मंडी में लेकर आए, 5 दिन में उसके खाते में पहुंचाएंगे। 2.5% जो आड़त बनती है 380 करोड़ के लगभग किसान हमारे आड़ती भाइयों की है, हम उसके खाते में जाए। हर कठिन परिस्थिति में ये हमारा वादा है कि हम 5 दिन के अंदर किसान के खाते में उसका पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अंदर किसान का इतना ही सहयोग हम मांगते हैं कि जिस दिन आपके पास SMS आए उस दिन आप मंडी की ओर आए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, इस कोरोना को हम हरियाणा से मुक्त करवा दे, इसको भगा दे। ये हमारे हरियाणा के लोग जिम्मेदारी है। हाँ, ये सबकी जिम्मेदारी। लेकिन फिर भी दुष्यंत जी, अब चूंकि एक सवाल इसी में सियासत भी तो हो रही है ना। हम मंडियों में देख रहे हैं कि तमाम नेता पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। पहले भी ऐसा हुआ और अभी तो एक आज की भी घटना है, रणदीप सुरजेवाला जाते हैं मंडी में और तो इस्तीफा तक मांग लिया उन्होंने सरकार से, जबकि वो खुद भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वहां मजमा लगा हुआ है। मैं तो रणदीप जी की जहां बात करें, वो बहुत शिक्षित आदमी है, आपने भी टीवी चैनलों पे उनको देखा होगा। बड़ी अच्छी शुद्ध हिंदी, शायद वो एक डिक्शनरी अपनी जेब में रखते हैं जिससे वो 2-3 बड़े अच्छे हिंदी के शब्द का उच्चारण जरूर आपके माध्यम से, टीवी के, ट्विटर के माध्यम से करते हैं। आज वो जाकर उचाड़ा में कहते हैं कि 1 दाना प्रोक्योर नहीं हुआ। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 1 बजे का डाटा बताता हूं आज सुबह से कि 2000 कुंटल गेहूं उचाना मंडी में आज दोपहर को 1 बजे तक आज के दिन में हमने प्रोक्योर करी। केवल मात्र अपने आप को भाषण का एक नया डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप इस तरह की गतिविधि नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन करते हुए केवल मात्र सिर्फ आड़ती को बहकाया जाए, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, वो अपनी मूवमेंट करते आ रहे हैं। हमारा ये विश्वास सारे किसान भाई, आड़ती भाई रखें कि हम आपके एक दाने को प्रिक्योर करेंगे। समय जरूर लग सकता है,
इस कठिन परिस्थिति में समय सीमा जरूर लंबी हो सकती है, मगर हम प्रिक्योर करेंगे, उसमें आपका सहयोग चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सब कुछ चूंकि जिस संक्रमण काल में हम और आप सभी, पूरा देश, पूरा प्रदेश गुजर रहा है, एक बड़ी भूमिका व्यवस्थाओं को चलाने में रेवेन्यू की होती है, और चूंकि अब सब कुछ बंद पड़ा है, तो एक सवाल दुष्यंत जी ये है कि ऐसे में सरकार के राजस्व पर कितना फर्क पड़ने वाला है और सरकार इसको किस तरीके से मैनेज करने वाली है, क्योंकि अभी तो स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है कोरोना के लिहाज से और सब कुछ बंद है। अनूप, आज के दिन हमारी प्रायोरिटी हमारी हेल्थ सर्विसेज है, हमारे फार्मर्स हैं, उनका पूरा ध्यान हरियाणा सरकार रख रही है। राजस्व की जहां बात है, ये आने वाले दिनों में जब लाइफ बैक टू नॉर्मल आएगी, जरूर अगर कोई कदम उठाने पड़ेंगे रिवाइवल के, केंद्र सरकार भी अपनी ओर से इसके ऊपर चिंतन कर रही है, प्रदेश सरकार भी कर रही है, हम करेंगे। हमने भी हमारी तहसीलों को खोलने का काम किया। 2 दिन के अंदर 60 लाख रुपए की रेवेन्यू हमारे पास आई है रजिस्ट्रीज की। बारी बारी मांग आ रही थी कि बहुत से लोगों की डेट्स डिनाई होगी, डिक्लाइन होगी, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह पर हम धीरे धीरे कर जब सामान्य तौर पर इंडस्ट्री को लेकर आएंगे तो जीएसटी वापस आने लगे, बिल्कुल, और अनेकों ऐसे हेड्स हैं जिसके अंदर रेवेन्यू आने लगेगा। मगर हम रेवेन्यू के लालच से किसी भी हरियाणा के निवासी की जान को खतरा नहीं डाल सकते। हमारी प्राथमिकता यही है कि तमाम लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और 3 तारीख तक गंभीरता से इस कोरोना की लड़ाई को लड़ें। लेकिन फिर भी चूंकि हरियाणा में इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सरकार पिछले कुछ दिनों से प्रयास दुष्यंत जी कर रही है, जो दिखाई दे रहा है। मारुति सुजुकी में मसलन एक तरीके से काम करने की मंजूरी दी गई, लेकिन फिर भी तमाम उद्योगपति ये जानना चाहते हैं कि सरकार किस तरीके की इंडस्ट्री में काम करने की इजाज़त दे रही है और किस तरीके की गाइडलाइन सरकार की होंगी, किस तरीके से अगर उद्योग थोड़ा थोड़ा करके भी शुरू होता है तो गाइडलाइंस क्या होंगी, कैसे कैसे क्या फॉलो किया जाए। अनूप, जिस प्रकार से एक लिस्ट हमारे द्वारा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की इशू करी गई है, जिसके अंदर हमने एसडीएम लेवल पर, एडीसी लेवल पर और डीसी लेवल पर इंडस्ट्री को डिवाइड किया है। 200 से ऊपर वाला डीसी मॉनिटर करेगा, 25 से एसडीएम मॉनिटर करेगा और 25 से नीचे की इंडस्ट्री को एसडीएम मॉनिटर करेंगे जी। उसका एक ही उद्देश्य है कि जो छोटी इंडस्ट्री है जहां अपने आप एक डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, फॉर एग्जांपल कोई लकड़ी का आ रहा है, आज उसके अंदर 4-4, 5-5 फुट पे व्यक्ति बैठते हैं, हाँ। उनको हम शुरू कर रहे हैं, मगर उसके अंदर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रेफरेंस है। जो आज अप्लाई करेगा उसका जो नंबर आएगा, जब उससे पहले वाली सारी रिक्वेस्ट को हम अप्रूव कर देंगे, उसके बाद ही उस नंबर को लिया जाएगा। उसी प्रकार से जो बड़ी इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास केंद्र के स्टील मंत्री का मैसेज आया, कॉल आई कि स्टील इंडस्ट्री को खोला जाए, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो स्टील बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग में आएगा। और अब हमने इन सिटू कंस्ट्रक्शन साइट पर, जो रजिस्टर्ड साइट है, अगर वहां लेबर उपलब्ध है, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत अलाउड करी है, तो उनको स्टील और सीमेंट की ईंटों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसलिए इस तरह की इंडस्ट्री को जो एसेंशियल फॉर सेकंड वर्क, उसको हम शुरू करने की प्रायोरिटी दे। बिल्कुल जैसे आईटी सेक्टर है जी, आज वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जा रहा है, कॉल सेंटर्स है, वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जा रहा है, वकीलों के ऑफिसेज हैं, उनको भी घर से काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि पहले ऐसी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दे जिसका सब्सिडी वर्क पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन और साथ ही साथ आज हमारे साथ गर्मियां आ रही है, कूलर इंडस्ट्री है, एसी इंडस्ट्री है, इसको भी दोबारा शुरू करना पड़ेगा कि इस गर्मी से भी हम आने वाले समय में अपने बिल्कुल। लेकिन दुष्यंत जी, चूंकि जो तमाम परेशान ना होने उसकी व्यवस्था के लिए जो बिल्कुल तमाम उद्योगपतियों से चूंकि हमारी भी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि कामकाज शुरू होता है और लॉकडाउन का जरा सा भी उल्लंघन हो तो ऐसा ना हो कि गले की फांस बन जाए, तो उद्योगपति थोड़ा सा हिचक भी रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनूप, एक भ्रम फैलाया गया, मेरे भी संज्ञान में आया कि एफआईआर दर्ज होगी। ऐसा कोई लिखित में ऑर्डर नहीं है कि एफआईआर दर्ज करी जाएगी किसी उद्योगपति के खिलाफ। बिल्कुल परमिसिबल लिमिट 33% है। अगर कोई इन सेटू काम करता है, कोई अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही एम्प्लॉयज को रखकर काम करता है,
तो उसके लिए 50% तक की छूट दी गई है। और धीरे धीरे कर 3 तारीख के बाद जैसे ही एमएचए की गाइडलाइंस आएंगी जी, लिस्ट को सैनिटाइजेशन प्रोसेस मॉनिटर करना पड़ेगा, और अपने एम्प्लॉइज को अगर वो बाहर से लाते हैं तो उसकी प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसको सरकार मॉनिटर करेगी। हाँ, एक सवाल और है दुष्यंत जी कि जैसे मान लीजिए जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं कि उनके आने जाने की व्यवस्था किस तरीके से होगी, पास बनवाना या अन्य जो ज़रूरी जो मंजूरी है वो किस तरीके से होगी, एक भ्रम ये भी बना हुआ, तो इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी बात रखें। जो नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार द्वारा इशू करी गई है उसके अंदर प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जिसको कहते हैं हमने इशू किया गया है कि अगर बस होगी तो बस को 33 कैपेसिटी पे ही भरा जाएगा। सुबह शाम बस की सैनिटाइजेशन करी जाएगी। जिस एंट्री एग्जिट गेट से कर्मचारी जाएंगे वहां सैनिटाइजर्स के माध्यम से प्रॉपर उसकी क्लेंसिंग होगी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति कोरोना के प्रकोप में ना आ जाए जो डेली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। हम प्रेरित कर रहे हैं उन्हीं इंडस्ट्री को जो अपने इन सिटू अपनी ही साइट के अंदर अपनी लेबर को रखकर कार्य को शुरू करे, जिससे अपने आप क्वारंटाइन एनवायरनमेंट के अंदर वो इंडस्ट्री चालू है। हाँ, गुरुग्राम जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनकी मांग आप तक पहुंची होगी। उन्होंने गुरुग्राम के डीसी को एक पत्र भी सौंपा है, क्योंकि सरकार कह रही है, सरकार का आदेश है कि सभी को सैलरी दो। अब वो कह रहे हैं कि सभी को सैलरी दें तो हमारा अपना बजट उस काबिल नहीं है, हमारे उद्योग पर उसका बुरा असर पड़ेगा। तो सरकार क्या इस दिशा में भी, इस समस्या पर भी कुछ विचार कर रही है? इस पे चर्चा हुई है और निरंतर उन लोगों से भी हम चर्चा कर रहे हैं जो इसमें इफेक्टेड पार्टीज भी है और इंटरेस्टेड पार्टीज भी। और हम ये प्रयास कर रहे हैं क्योंकि पिछले महीने का तो मैंडेटरी था। अब जो लोग कार्य पर आ रहे हैं उनके लिए तो उनको 100% सैलरी दी जाएगी, मगर जो 67% या 50% लेबर कार्य पर नहीं बुलाई जा रही उसके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कैसे किए जाए, इंडस्ट्री के साथ इस पे चर्चा करी जा रही है, जो इंडस्ट्री को भी हिट ना करे और लेबर को भी हिट करने का काम करे। बिल्कुल, चूंकि कोरोना की महामारी से पूरे देश में एक अहम चर्चा ये कि अब बेरोजगारी बढ़ने वाली है और हरियाणा भी अछूता नहीं है, तो क्या आप भी मानते हैं कि इससे रोजगार पर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा कोरोना का? मैं तो ये विश्वास दिला सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर इंडस्ट्री को बैक टू 100% कैपेसिटी पर लेकर आए। कोई भी बेरोजगार इस दौरान ना हो। हमारा ये प्रयास रहेगा कि स्किल डेवलपमेंट की जहां जरूरत पड़ेगी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर स्केलिंग कर और वर्कफोर्स भी लाकर देनी पड़े। अगर कोई माइग्रेटेड लेबर वापिस नहीं आती तो उसका भी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट प्रदेश में हम उपलब्ध करें। अच्छा, केंद्र की चूंकि गाइडलाइन है कि सड़क निर्माण कार्य की छूट दी गई है, तो क्या हरियाणा में भी पीडब्ल्यूडी की ओर से काम शुरू करने की तैयारी है ताकि मजदूरों को कुछ काम भी मिल सके और एक तरीके से व्यवस्था भी पटरी पर आ सके? बिल्कुल, जो लॉकडाउन पीरियड के अंदर जहां तक ढील नहीं थी उसको हमने फ्रोजन पीरियड रखा है, उसके दौरान कोई काम नहीं हुआ। जैसे जैसे साइट्स जो ऑलरेडी हमारी द्वारा टेंडर्ड थी, जिनके प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके थे, उनको हम दोबारा रूटीन में लेकर आ रहे हैं कि वो लोग कार्य को गति ले और हमारी सड़कें भी प्रॉपर्ली बन पाए। एक सवाल दुष्यंत जी ये कि एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट खूब चर्चा में है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब बनाने की मंजूरी दे दी है और हड़कंप मच गया। हरियाणा से दिल्ली में शराब धड़ल्ले से आ रही है और वो भी तब हो रहा है जब शराब की बिक्री बंद है, ठेके बंद हैं। आखिर इतनी सख्ती के बाद ये सब संभव कैसे हो रहा है? अनूप, मैं आपको बताता हूं, हमने कोई लिकर की बॉटलिंग में परमिट नहीं किया। हमारे पास दिल्ली के सेक्रेटरी का पत्र आया कि दिल्ली के अंदर सैनिटाइजर बनाने के लिए एथेनॉल की जरूरत है, ईएनए की जरूरत है, जो सैनिटाइजर में इस्तेमाल होती है। और उसके लिए क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक था, 17 लाख प्रूफ लीटर था और 1.5 से 2 लाख प्रूफ लीटर की कंजम्पशन दिन प्रतिदिन की। हमारी इंडस्ट्री को हमने दोबारा शुरू करने की परमिशन दी कि हरियाणा जैसे दिल्ली को वैसे ही हिमाचल को भी जहां ईएनए सपोर्ट करता है उसकी सप्लाई में कहीं भी कोई कमी ना है। हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग कल ये आरोप ना लगाए कि सैनिटाइजर की कमी के कारण ये व्यवस्था बढ़ी। जी दुष्यंत जी, बहुत संक्षेप में, चूंकि फिर भी लोगों के मन में ये सवाल है, हालांकि हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि जब सब कुछ बंद है तो शराब के ठेके खोले जाएं और सब कुछ हो, लेकिन फिर भी चूंकि एक आम जनमानस में ये सवाल है कि आखिर शराब के ठेके कब खुलेंगे? अभी तक 3 तारीख तक हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी कोई विचार नहीं है।
3 के बाद अगर लॉकडाउन का व्यवस्था बढ़ाई जाती है तो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, नहीं तो 3 के बाद सारी जो इंटरेस्ट इसके अंदर हमारे अलॉटीज हैं 85% जिनको वेंट दिए गए हैं उनको बुलाकर उनके साथ चर्चा कर ही इस पे निर्णय लिया। दुष्यंत जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि सवाल ये कि कोरोना की वजह से सबकी दिनचर्या बदल गई है, सब कुछ बदल गया है, निश्चित तौर पर आपकी भी दिनचर्या बदली होगी। आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव आया और आप किस चीज को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं जो कि आम तौर पर होता था लेकिन अभी लॉकडाउन में बंद है? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं वो व्यक्ति था जो 300 से 400 किलोमीटर हर रोज गाड़ी में चलता था और आज 1 महीना हो गया, सिर्फ 2 दिन मेरे को मंडियों के अंदर सरसों की, क्योंकि हमारी पहली प्रोक्योरमेंट थी जो उसको हमने 3 गुना ज्यादा परचेज सेंटर पर किया था, वहां निरीक्षण करने का मौका मिला। और आज भी सुबह से लेकर रात तक ऑफिस के अंदर मीटिंग चलती है। मैं तो ये मानता हूं कि आज अगर हम मीटिंग्स की बात करें तो ये बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में रहकर एक ट्रैवलिंग कर आम समस्या समझने का मौका था उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए और साफ तौर पर यह कहते हुए कि हरियाणा, दरअसल पूरा देश जब कोरोना के संकट से, न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया कोरोना के इस संकट से गुजर रही है, तो हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन हरियाणा में जो स्थिति है वो बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है और डेटा इस बात के गवाह हैं। और कई सारे सवाल थे, मसलन किसानों को लेकर सवाल है, आढ़तियों की हड़ताल को लेकर सवाल है, जो सियासत इन मंडियों में हो रही है उसको भी लेकर हमने सवाल पूछा। उन सवालों का भी बड़ी बेबाकी से दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कोरोना का अगर संकट है तो निश्चित तौर पर राजस्व पर इसका असर पड़ेगा।